नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र। आप देख रहे हैं विविध ज्ञान। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में और साथ ही बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मास्टर डायरेक्शंस 2022 के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में। तो क्रेडिट कार्ड की परिभाषा आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का उधार खाता होता है जो कि एक इंस्ट्रूमेंट या एक कार्ड के रूप में आपको इशू किया जाता है। कोई भी बैंक आपकी इनकम प्रोफाइल और आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी यानी उधार चुकाने की क्षमता को असेस करके आपको क्रेडिट कार्ड इशू करता है। मतलब आप कितना कमाते हैं और उस हिसाब से कितने अमाउंट तक का उधार आप समय से चुका सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में आपकी पहचान की जानकारी होती है और कार्ड की क्रेडिट लिमिट पहले से ही तय कर दी जाती है। इस लिमिट तक के अमाउंट से आप शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ तक कि आवश्यकता पड़ने पर कैश भी निकाल सकते हैं। यह अमाउंट आपको बिलिंग साइकिल के अनुसार ड्यू डेट तक वापस चुकाना होता है। अधिकांश बैंकों में बिलिंग साइकिल 30 दिन की होती है और बिल वापस चुकाने के लिए महीने की समाप्ति के बाद लगभग 20 दिनों का समय और दिया जाता है। यदि महीना 30 दिन का है तो ड्यू डेट अगले महीने की 20 तारीख की होती है और यदि महीना 31 दिन का है तो ड्यू डेट 19 तारीख होती है। अधिकांश बैंकों में यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। आपके बैंक में कौन सा पैटर्न, कौन सी बिलिंग साइकिल फॉलो होती है, वो प्लीज आप कमेंट करके अवश्य बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के प्रोटेक्शन के लिए मास्टर डायरेक्शंस जारी किए हैं। ये डायरेक्शंस 1 जुलाई 2022 से लागू कर दिए गए हैं। आरबीआई ने ये डायरेक्शंस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A और सेक्शन 56 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के चैप्टर 3B के अंतर्गत मिले अधिकारों से जनहित में जारी किए हैं। अब हम इन डायरेक्शंस के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। एड ऑन कार्ड वो कार्ड होता है जो प्राइमरी कार्ड से लिंक करके इशू किया जाता है। यह कार्ड बेसिकली किसी अन्य फैमिली मेंबर के उपयोग के लिए इशू किया जाता है, लेकिन बिल चुकाने की जिम्मेदारी प्राइमरी कार्ड होल्डर की ही होती है। एनुअल परसेंटेज रेट एक ओवरऑल वार्षिक या सालाना रेट होती है जिसमें इंटरेस्ट रेट और अन्य चार्जेस भी सम्मिलित यानी इंक्लूडेड होते हैं। बिलिंग साइकिल एक टाइम पीरियड होता है जो कि लगभग 1 महीने का होता है। चार्ज कार्ड में आपको फुल अमाउंट ड्यू डेट पर ही चुकाना होता है। इसमें रोल ओवर की कोई सुविधा नहीं होती है। यदि आप फुल अमाउंट ड्यू डेट तक चुका देते हैं तो बिलिंग साइकिल से पहले दिन से ड्यू डेट तक आपको इंटरेस्ट फ्री टाइम मिल जाता है। बिलिंग साइकिल के पहले दिन किए गए ट्रांजैक्शन पर लगभग 50 दिन और बिलिंग साइकिल के अंतिम दिन किए गए ट्रांजैक्शन पर आपको लगभग 20 दिन का इंटरेस्ट फ्री टाइम मिल जाता है। लेकिन अगर अमाउंट को चुकाने में 1 दिन की भी देरी हुई तो पूरे अमाउंट पर पहले दिन से ही ब्याज लगना शुरू हो जाता है और लेट पेमेंट फीस भी लगती है और इन सब के ऊपर जीएसटी भी लगता है। आरबीआई के नए रूल्स के अनुसार अब बैंकों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ग्राहकों को देनी होती है और इनका फंड भी आरबीआई ने बताया हुआ है। एमआईटीसी यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस का फंड टाइप एरियल और फंड साइज 12 होना चाहिए। क्रेडिट लिमिट डिफाइन करती है कि अधिकतम कितना अमाउंट आप क्रेडिट कार्ड से यूज कर सकते हो। अगर आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया और फिर भी बैंक आपके नाम से क्रेडिट कार्ड इशू कर दे तो इसे अनसॉलिसिटेड क्रेडिट कार्ड कहते हैं। आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शंस में कार्ड इशू करने वाले बैंक की कुछ जिम्मेदारियां भी तय की हुई हैं, जिनमें से मुख्य पॉइंट्स के बारे में हम जान लेते हैं। कार्ड इशू करने वाले बैंक को एक की फैक्ट स्टेटमेंट एप्लीकेशन के साथ ही ग्राहक को देना होगा, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स और चार्जेस की जानकारी होनी चाहिए। यदि क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो बैंक को रिजेक्शन का कारण लिखित में देना होगा। कार्ड इशू करने वाला बैंक कार्ड होल्डर को कार्ड के खोने या फ्रॉड से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए इंश्योरेंस ऑफर कर सकता है और इस इंश्योरेंस को लेने या ना लेने का डिसीजन केवल क्रेडिट कार्ड होल्डर का ही होगा। कोई भी बैंक अनसॉलिसिटेड कार्ड इशू नहीं कर सकता है और अगर करता है तो बैंक को खुद ही चार्जेस रिवर्स करने होंगे और बैंक के द्वारा ग्राहक को पेनल्टी अमाउंट भी पे किया जाएगा। कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए ग्राहक से ओटीपी बेस्ड सहमति यानी कि कंसेंट लेना होगा और कार्ड के इश्यू होने के अगर 30 दिनों में भी यदि ग्राहक कार्ड को एक्टिवेट नहीं करता है तो बिना किसी अतिरिक्त कॉस्ट के इस कार्ड को बंद किया जाना चाहिए।
किसी बड़ी ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करने से पहले बैंक को पहले ही ग्राहक को प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और डिस्काउंट के बारे में पूरी जानकारी एकदम फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ देनी चाहिए। कार्ड इशू करने वाले बैंक बिना कार्ड होल्डर की सहमति के कार्ड की लिमिट नहीं बढ़ा सकते और इसके लिए बैंक को प्रॉपर अरेंजमेंट करना होगा। क्रेडिट कार्ड क्लोज करने की रिक्वेस्ट के 7 दिनों में बैंक को क्रेडिट कार्ड बंद करना होगा और बंद करने का कंफर्मेशन तुरंत एसएमएस या ईमेल से ग्राहक को देना होगा। यदि 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर कार्ड बंद नहीं होता है तो बैंक पर 500 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। अगर अलग अलग पर्पस जैसे कि शॉपिंग के लिए, बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए या फिर कैश निकालने के लिए कार्ड में अलग अलग चार्जेस हैं तो बैंक को ये सब क्लियरली मेंशन करना होगा। क्रेडिट कार्ड के बिलिंग स्टेटमेंट में बैंक को एक चेतावनी लिखनी होगी कि अगर आप मिनिमम अमाउंट पे करते हैं तो रीपेमेंट कई महीनों या फिर कई सालों तक स्ट्रेच हो सकता है और आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी लगता जाएगा। MITC में यह बात साफ लिखी होनी चाहिए कि पिछले महीने का कोई भी अमाउंट अगर अनपेड रहता है तो आपको कोई भी इंटरेस्ट फ्री टाइम नहीं मिलेगा। अगर चार्जेस में कोई बढ़ोतरी होती है तो कम से कम 1 महीने का नोटिस बैंक द्वारा कार्ड होल्डर को देना होगा और बढ़ी हुई चार्जेस के कारण यदि कार्ड होल्डर कार्ड बंद करना चाहता है तो बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के कार्ड को बंद किया जाएगा। अगर कोई कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बोलकर इशू किया जाता है तो कोई भी हिडन चार्ज नहीं होना चाहिए। रिकवरी एजेंट के द्वारा इशू किए गए किसी भी प्रकार के नोटिस या लेटर में बैंक के सीनियर ऑफिसर की ईमेल आईडी, फोन नंबर और एड्रेस लिखा होना चाहिए जिससे कि कस्टमर को संपर्क कर सके। रिकवरी एजेंट असाइन किए जाने पर बैंक तुरंत एजेंट का नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल कार्ड होल्डर को बताएगी। कार्ड होल्डर द्वारा किए गए हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड SMS, ईमेल या फिर स्टेटमेंट के द्वारा ग्राहक को दिया जाएगा। बैंक लॉस्ट कार्ड यानी खो चुके कार्ड को रिपोर्ट करके ब्लॉक करने के लिए ग्राहक को अलग अलग तरीकों से कार्ड ब्लॉक करने की सुविधा देगी, जैसे कि डेडिकेटेड SMS, डेडिकेटेड ईमेल आईडी, डेडिकेटेड IVR, डेडिकेटेड लिंक या फिर मोबाइल बैंकिंग में भी ऑप्शन होना चाहिए कार्ड को बंद करने का। ये सभी चैनल 24/7 एक्टिव रहने चाहिए और इन सभी तरीकों की जानकारी वेबसाइट, स्टेटमेंट एक्सेट्रा के द्वारा पब्लिकली उपलब्ध होनी चाहिए और इनका प्रचार प्रसार भी अच्छे से किया जाना चाहिए। कार्ड ब्लॉक करने के तुरंत बाद बैंक को ग्राहक को एक कंफर्मेशन भेजा जाना चाहिए। बैंक के द्वारा कार्ड होल्डर को कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के साथ एक कॉपी भी दी जानी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें सरल भाषा में होनी चाहिए। कार्ड इशू करने के समय जो चार्ज नहीं बताया गया तो वो चार्ज बाद में नहीं लगाया जा सकता है और GST तो ऑब्वियसली सरकार कभी भी बढ़ा और घटा सकती है जो कि इसमें कवर नहीं है। सुविधा शुल्क बोले तो कन्वीनियंस फीस। जब कोई आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनिशियली तो पेमेंट टोटल अमाउंट कम होता है, लेकिन फाइनल जब ट्रांजैक्शन करने जाते हैं तो उसमें एक और पार्ट ऐड कर दिया जाता है, कन्वीनियंस फीस। तो ट्रांजैक्शन को पूरा होने से पहले ही क्रेडिट कार्ड पे अगर कोई कन्वीनियंस फीस लग रही है तो कंप्लीट होने से पहले ही क्लियरली मेंशन किया जाना चाहिए। ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए बैंक में एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए जिसका प्रचार प्रसार मीडिया में भी किया जाना चाहिए। ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर का नाम, डायरेक्ट नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस कार्ड पे बिलिंग स्टेटमेंट में होना चाहिए। बैंकों के साथ साथ कार्ड होल्डर की भी ये जिम्मेदारी होती है कि कार्ड के सीक्रेट पिन को किसी का ना बताएं और ना ही पिन को कहीं लिखें या फिर इलेक्ट्रॉनिकली भी रिकॉर्ड ना करें। उसका कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होना चाहिए जिससे कि उसके चोरी होने का खतरा एकदम निल रहे। बैंक द्वारा ग्राहक को MITC यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस की एक टर्म शीट दी जाएगी जिसमें कुछ मुख्य शर्तों का विवरण दिया जाएगा। फीस एंड चार्जेस सेक्शंस में जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सारी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि ज्वाइनिंग फीस, एनुअल मेंबरशिप पे, कार्ड कैश एडवांस फीस, इनके सब अलग अलग चार्जेस होते हैं तो इनकी पूरी जानकारी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। ड्रॉ लिमिट्स में क्रेडिट लिमिट, अवेलेबल क्रेडिट लिमिट और अवेलेबल कैश लिमिट की भी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको डाउट आ सकता है कैश विड्रॉल की भी कोई लिमिट होती है। जी हाँ, एक क्रेडिट कार्ड में फुल लिमिट तक आप कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। यूजुअली 30-40% तक का कैश विड्रॉल अलाउड होता है। बिलिंग सेक्शन में ये सारी जानकारियां होनी चाहिए जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चाहे तो पॉज करके भी इसे पढ़ सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड का अमाउंट ना चुकाने की स्थिति में जो प्रोसीजर होता है जैसे कि नोटिस पीरियड एक्सेट्रा की जानकारी भी इस सेक्शन में होनी चाहिए।
कार्ड टर्मिनेशन, क्लोजर, सरेंडर से रिलेटेड जानकारी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस में होनी चाहिए। कार्ड होने या चोरी होने की स्थिति में क्या प्रोसेस है उसकी जानकारी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस में होनी चाहिए। MITC शीट में ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की जानकारी भी होनी चाहिए और किस प्रकार की इंफॉर्मेशन अन्य कंपनियों जैसे कि क्रेडिट रेटिंग कंपनियों के साथ शेयर की जाएगी इसकी जानकारी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस का पार्ट होना चाहिए। तो ये थी क्रेडिट कार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मास्टर डायरेक्शंस 2022 की एक समरी, जिसमें एक ग्राहक के पर्सपेक्टिव से जो भी जरूरी पॉइंट्स थे वो हमने कवर किए हैं। अगर आप पूरी जे पॉलिसी पूरी की पूरी मास्टर डायरेक्शंस अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो RBI की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि क्रेडिट कार्ड को केवल ज़रूरत के लिए ही उपयोग करें, ना कि शौक के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। जय श्री राम।